हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो बात हमने बता दी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग उसी कड़ी में उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमको जानना है आज एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो उसी तरीके का ये दूसरा टर्म है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से, समझिएगा, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट या किसी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आया। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं, फिर समझते हैं। तो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू, ठीक है, क्या लिखा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, दैट एक्साइटेड स्टेट। क्या अर्थ हुआ इसका, देखो समझ जरा। जैसे आप देखो ये ग्राउंड स्टेट है, चलिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट हुआ। ठीक है, GS ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट ये सेकेंड, इस तरीके से ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ये न्यूक्लियस हुआ। तो एक बात बताओ आप लोग, इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से इसमें ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ग्राउंड स्टेट से n बराबर 2, ये क्या हमारा फर्स्ट, याद ही होगा सबको, एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना, n बराबर 4। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी। इसी तरीके से n बराबर 1 से n बराबर 3, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ओके गुड। अब बच्चा जरा सोचो, ये तो हमारा हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, सीधी सी बात है, उस एक्साइटेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए, है ना, उस एक्साइटेशन एनर्जी को अचीव करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को हमको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, उसी तरीके का आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसा, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच the electron should be accelerated, through which the electron should be accelerated so that, तो आप कह सकते हैं potential difference through which the electron should be accelerated to achieve this much energy, इतनी एनर्जी, कितनी, एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर, दिस मच एनर्जी इज कॉल्ड एज, ठीक है, एक्साइटेशन पोटेंशियल, इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो समझ में आई बात सबको, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट में एटम को पहुंचाने में, इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जितनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल डिफरेंस से
इलेक्ट्रॉन को जितने पोटेंशियल डिफरेंस से हमको एक्सेलरेट करना चाहिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। अब हम लोग जानेंगे ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो कितना एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, जो फोटॉन निकलता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तमाम बातें हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा। तो देखो आप, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो कैसे इसको करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से किसी लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में वो जंप करता है, तो क्या करता है, वो फोटॉन एमिट करता है कि नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, एमिट करता है, फोटॉन एमिट करता है। ठीक है, तो देखो, जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from a higher energy state, a higher energy state, n is equal to n2, to a lower energy state, ठीक है, n बराबर n1, ठीक है, it emits, ठीक है, फोटॉन, ये फोटॉन एमिट करता है। अब उस फोटॉन की एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक, उस फोटॉन की एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे जरा सोचो, आप जरा सोचो, ये हमारा न्यूक्लियस से ग्राउंड स्टेट, ये इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, मैं कह दूँ ये n बराबर n2 हुआ, ये n बराबर मान लीजिए n1 हुआ, ऐसे ही मान लिया मैंने n बराबर n2, n बराबर n1। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांजिशन इसका हो रहा है, तो क्या करेगा, एक फोटॉन निकालेगा h, ठीक है, h का ये फोटॉन निकालेगा। मुझे इस एनर्जी को निकालना है कि एनर्जी किसके बराबर होगी। ठीक, तो जरा देखो, तो जो ये एनर्जी रेडिएट करेगा किसके बराबर होगा, आपको याद होगा, सब बता रखा है मैंने, कि जब किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, जंप करेगा, तो जो एनर्जी रेडिएट होती है फोटॉन के फॉर्म में, वो किसके बराबर होती है, वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होती है। इसमें जो एनर्जी होगी और इसमें जो एनर्जी होगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो कैसे लिखोगे, चलो देखो, इसका मतलब जो एनर्जी रेडिएट होगी डेल्टा ई, ये किसके बराबर होगा, ई ऑफ n2 ऑर्बिट, n2 एनर्जी लेवल माइनस ई ऑफ n1 एनर्जी लेवल। जरा याद करो, ये माइनस RHC जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता था एनर्जी, तो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर होगा। ये देखो आप भाई याद करिए आप लोग, क्या था, nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती थी कुल कितनी होती थी, माइनस RHC जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, और इस RHC की जो वैल्यू आती थी कितनी आती थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती थी। ठीक है, तो अब ये हो गया n2 और माइनस, ठीक, और n1 स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, देखो, माइनस RHC जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप जरा बताओ, जो डेल्टा ई निकल कर आएगा मेरे भाई, वो किसके बराबर होगा, ये होगा RHC जेड स्क्वायर बाहर होगा, और ये क्या बचेगा, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो इतनी एनर्जी का फोटॉन वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल n2 से लोअर एनर्जी लेवल n1 में ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है, क्योंकि जो RHC होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब हम लोग कैलकुलेट किए थे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो फर्दर दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा ई इज इक्वल टू व्हाट, बताइए, R, ठीक, सॉरी ये तो हटा देते हैं, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो जब वो n1 से n2 से n1 में जब वो कूदेगा, तो इतनी एनर्जी का, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटॉन वो क्या करेगा मेरे भाई, रेडिएट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमको ये जानना है
कि जो ये जो फोटोन एमिट हुआ है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो आप लोग फ्रीक्वेंसी अगर निकालें हम लोग, फ्रीक्वेंसी न्यू से इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ एमिटेड फोटोन, जो निकलने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं। तो आपको पता है जो डेल्टा ई होगा वो किसके बराबर होगा, अगर मैं कहूँ डेल्टा ई के बराबर एनर्जी रेडिएट हुई है और जो फोटोन निकला उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो डेल्टा ई बराबर मैं एच न्यू लिख सकता हूँ। चलो देखते हैं तो ये कितना निकल के आएगा बताइए। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, है ना, आर एच सी जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2² बराबर क्या होगा, एच न्यू। देखो ये एच से एच कैंसिल हुआ, ठीक है, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, न्यू बराबर कितना होगा, आर सी जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1² - 1/n2²। तो ये हो जाएगा इमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि वेवलेंथ निकालो तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन, जो एमिटेड फोटोन है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर ये आपसे पूछा जाए तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मुझे बताओ, फिर से कह सकते हैं डेल्टा ई बराबर इस बार होगा एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा के टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में जो फोटोन की एनर्जी होगी क्या वो एस सी बाई लैम्डा होगी, बिल्कुल। तो हो जाएगा डेल्टा ई बराबर एस सी बाई लैम्डा। तो डेल्टा ई का मतलब यही था आर एच सी जेड स्क्वायर। तो देखो आर एच सी जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2², ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई की वैल्यू बराबर कितना, एच सी बाई लैम्डा। तो ये एच सी से एच सी कट गया, ठीक है, तो 1/λ जो आ जाएगा ये किसके बराबर होगा बताइए, आर जेड स्क्वायर, देखो ध्यान से, और 1/n1² - 1/n2², ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए, इस फॉर्मूले से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस 1/λ को एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नंबर। तो ये पूरा प्रोसेस है जो जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी का वो फोटोन रेडिएट करेगा, है ना, जो निकलने वाला फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो ये उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो अब एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ सभी लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए देखो अब हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप लोग इससे परिचित होंगे, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले ये जो टर्म हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो पहले इस बात की हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर में ये दोनों जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है। तो पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे एमिशन स्पेक्ट्रम और समझेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे समझेंगे। ओके, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये गैस है, ये गैस है, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस भरी है, समझिएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पहले समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन डालते हैं।
इसके ऊपर हमने क्या किया, रेडिएशन। ठीक है, अब ये जो रेडिएशन है उसमें केवल एक वेवलेंथ नहीं, बहुत सारी वेवलेंथ है। आप समझ लो कि जितने भी संभव वेवलेंथ्स हैं वो सब इसमें हैं। ठीक, तो ये कोई पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ लाइट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एनर्जी का रेडिएशन नहीं है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सुनेंगे आप तभी समझ में आएगा। तो ये जो गैस इसके अंदर हमने भरा कंटेनर के अंदर, ठीक, अब हमने क्या किया, इस पर रेडिएशन डाला और ये रेडिएशन, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें केवल एक वेवलेंथ नहीं, इसमें आप समझ लो कि जितनी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है वो सब है। ठीक है, मैं सभी कॉन्टिन्यूस टाइप का है, तो सब जितनी भी एनर्जी है वो सब के सब है। ठीक है, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, तो सभी एनर्जी इसके अंदर है। ठीक, तो कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं है। जब इस गैस के अंदर से इस रेडिएशन को गुजारेंगे, तो रेडिएशन बेसिकली क्या, ये सब ये आपका बीम ऑफ फोटोन है, ये जो है ना, ये फोटोन के बंडल से तो इसके ऊपर भेजे। रेडिएशन का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें ढेर सारे फोटॉन्स, वो फोटॉन इसमें गए और इन जो फोटॉन्स हैं ये सब, ठीक है, क्या वो सबकी एनर्जी सेम है? नहीं, सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है। तो मतलब बहुत सारी एनर्जी के हैं और वो कॉन्टिन्यूस है, वो 13.6, 13.6, 3.4, हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, हर एनर्जी का फोटॉन इसके अंदर मौजूद है। देखो होगा क्या, जब इस गैस से ये रेडिएशन पास करेगा, समझिएगा, जब इस गैस से ये रेडिएशन पास करेगा तो क्या होगा, गैस के जो एटम्स हैं वो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो बाहर लाइट निकलेगी तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी का फोटॉन गायब हो चुका, वो कि वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा। ठीक है, तो जब वो सब एब्जॉर्ब हो चुका होगा तो जब बाहर जो हमको यहाँ पे, ठीक है, रेडिएशन मिलेगा, जो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा यहाँ पे, उसमें कुछ वेवलेंथ्स, कुछ फोटॉन्स, कुछ एनर्जी, कुछ फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी कि नहीं? सोच के देखो, नहीं आया समझ में? ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करो। क्या बोला, जब इस रेडिएशन को आप, ठीक है, इस रेडिएशन में क्या है, जितने भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है, वेवलेंथ है, सब इसके अंदर है। जब इस गैस के एटम से वो पास करेगा तो गैस के एटम्स एक्साइट होंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। ठीक, मतलब वो जो एनर्जी है फोटोन की वो एब्जॉर्ब हो गई। तो सभी तो एब्जॉर्ब होगी नहीं, कोई एब्जॉर्ब होगी और बाकी सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हमको बाहर रेडिएशन मिलेगा जो, तो उस रेडिएशन में कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की फोटॉन्स गायब होंगे, रेडिएशंस गायब होंगे, या आप कह दो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स गायब होंगी। ठीक है, मिसिंग होगी। तो वो जो मिसिंग वेवलेंथ्स हैं, है ना, उस मिसिंग वेवलेंथ्स जो है उसको लाइन से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो वही जो मिसिंग वेवलेंथ्स है वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं इस गैस का क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो वेवलेंथ मिस हो जाएंगे, मिसिंग, इसमें से बाहर नहीं निकल रही, यहाँ ढेर सारी थी, इनमें से जब इधर आई तो कुछ वेवलेंथ्स गायब हो गई। ठीक है, तो वो जो मिसिंग वेवलेंथ्स है वो क्या बनाती हैं? उनका जो समूह है वो क्या बनाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, चलो तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताते हैं, तुम्हें एक एग्जाम्पल बताएंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, हाइड्रोजन का हम लोग यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूँ। ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, सबकी एनर्जी आपको पता है। इसमें कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कल डिस्कस किया था। अब जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन इसमें ग्राउंड स्टेट में है। आपको सर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप देखो बहुत सारे एटम्स हैं, एक एटम नहीं है, ये बल्क में एटम्स हैं। मैं किसी एक एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ढेर सारे एटम्स हैं, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, है कि नहीं? ग्राउंड स्टेट में रहेंगे। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर ये फोटॉन इस पर डाल दिया, समझना आप लोग। अब आपने क्या किया, इस पे ये फोटॉन डाल दिया। जब आप इस पे ये फोटॉन डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? फोटॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि सभी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, वो उन्हीं फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे वो अगली स्टेशनरी ऑर्बिट में जा सकें। ठीक है, वो किसी अगले स्टेशनरी ऑर्बिट में जा सके। जरा सोचो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, समझिएगा ध्यान से, इन दोनों का जो डिफरेंस है 13.6 और 3.4 का, देखिए कितना होगा? 2। ठीक है, ये हो जाएगा, और 13 - 1 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखो 6 में से 4 गया 2, 13 - 3 10.2, सॉरी
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा जरा सोचिए, इसका और इसका डिफरेंस, ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा कितना आएगा बताइए, 9। ठीक है, ठीक है, तो निकालो ये 6, हाँ 9 और ये हो जाएगा कितना 0, कुछ आएगा इस तरीके से 12 हो जाएगा कुछ ये। ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका और इसका जो डिफरेंस होगा कितना आ जाएगा, 12.09 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 0 9 और ये हो जाएगा 550। ठीक है, 12.0। इसी तरीके से इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा बताइए वो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा इन दोनों का कौन सा, n बराबर 1 और n बराबर 4 का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो जरा इमेजिन करिए कितना होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ कितना बचेगा, यह हो जाएगा आपका 5। ठीक, तो कितना होगा बोलो, चलो ठीक, तो इसका आप लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 13.6 और 0.85। ठीक है, 5 हो जाएगा ये, 5 में से 3 7। ठीक है, तो ये लगभग क्या आ जाएगा 75, ये 12.75 कुछ ऐसा ही आएगा ना। अब डिफरेंस आप लोग देख लेना क्या आ रहा है। ठीक है, तो n बराबर 1 n बराबर 2 के बीच का डिफरेंस 10.2 आया, n बराबर 1 और n बराबर 3 के बीच का जो डिफरेंस आया कितना 12.09 आया, और इसी तरीके से 13.6 और 0.85 इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ गया बताइए, 12.75 आ गया। ठीक है, ओके, तो अब जरा सोचो क्या होगा जब आप फोटॉन इसके ऊपर डालोगे, मतलब ये जो आपने रेडिएशन यहाँ पे डाला है इसमें से फोटॉन आपने डाला, तो उसमें से कुछ फोटॉन की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। इमेजिन करिएगा उनमें से कुछ फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो सकती है बताइए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो एनर्जी होगा, 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जो फोटॉन होगा, ये फोटॉन देखो इसके ऊपर गिरा 12 कितने का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब इसमें समझिएगा, इसमें तो ढेर सारे हैं, उसमें से हो सकता है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब फोटॉन गिरेगा तो एब्जॉर्ब करके किस में चला जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, सोचिएगा। ओके, इसी तरीके से जब कोई इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितने का है, 12.09 का, सोचिएगा 12.09 का, तो वो किस में चले जाएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो किस में चला जाएगा, n बराबर 3 में, क्योंकि n बराबर 1 और n बराबर 3 के बीच का जो गैप है वो कितना है बताइए, 12.09 है। ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, सोचो आप, ये इसमें चला आएगा। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी कितनी है सोचिए, 12.75, ओके 12.75, वो क्या करेगा, अब ये सब एनर्जी, ये बहुत सारी एनर्जी इसमें, सब के सब इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइट हो किस में चला जाएगा, n बराबर 3 में ये चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जरा सोचो, जैसे मान लो मैं इतना है, फिलहाल मैं यही 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अब देखो होगा क्या, जब आपने ये रेडिएशन इसके ऊपर डाला तो कुछ फोटॉन इसमें से इसमें चले गए, कुछ इसमें से इसमें, कुछ इसमें से इसमें चले गए। ठीक है, तो मुझे बताओ ये 3 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, इन 3 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो लाइंस होंगी, जो वेवलेंथ होंगी, क्या वो अब बाहर निकलेंगी, नहीं, वो तो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। नहीं आया समझ में, ये जो 3 हमको मिला, ठीक है, ये जो 3 हमको मिला, ये वाला और ये वाला, तो ये तो अब गायब हो चुके ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया, एटम ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जो बाहर यहाँ रेडिएशन हमको मिलेगा, इससे निकलने के बाद यहाँ रेडिएशन मिलेगा, उनमें ये तीनों एनर्जी के फोटॉन गायब हो जाएंगे। जब इन तीनों एनर्जी के फोटॉन गायब हो जाएंगे, समझिएगा, जब इन तीनों एनर्जी के फोटॉन्स मेरे भाई गायब हो जाएंगे तो क्या होगा बताइए, जो हमको यहाँ पे मिलेगा स्पेक्ट्रम, उसमें तीनों वेवलेंथ मिसिंग होगी, और वो जो मिसिंग वेवलेंथ ही क्या बनाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाती है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाती है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात में और बताते हैं, अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि सर जैसे यहाँ पे देखो आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना, पहले और दूसरे का, ठीक है, पहले और दूसरे का जो डिफरेंस आया कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक काम अगर हम लोग ऐसा करें कि मान लो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया जाए, जरा सोचो, n बराबर 1 n बराबर 2
n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने जो एनर्जी प्रोवाइड किया वो 10.5 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। देखो कंसेप्चुअल सवाल ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो बुक पढ़ के बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी सब जो बता रहा हूँ मैं। तो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो फोटोन गिरा, अब क्या इससे एक्साइट होगा? देखो मन में प्रश्न आ सकता है कि सर 10.2 का लेके तो n बराबर 2 में चला जाएगा, तो 10.5 का लेके और ऊपर चला जाना चाहिए, और लेकिन अगर पहले से तीसरे में जाना होगा तो हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 12.09, लेकिन मैंने 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो अगर आपने 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फोटोन दिया है तो मेरे भाई ये एक्साइट ही नहीं होगा। तो ये देखो जो एनर्जी लेवल होगा 10.5 वाला जो होगा वो n बराबर 2 और n बराबर 3 के बीच में कहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस तो 10.2 है और इसका डिफरेंस कितना है? देखो 12.09 है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो 10.5 जो है वो इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये इसमें से यहाँ कहीं पे जा सकता है? भाई ये रहने के लिए घर भी तो होना चाहिए। भाई इसका इलेक्ट्रॉन का घर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई घर नहीं है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई घर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो वो वहाँ पर जाएगा नहीं, वो एक्साइट ही नहीं होगा, है कि नहीं? अरे यार ये सब स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, ये सब क्या है? सब स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब n बराबर 2 n बराबर 3, ठीक है। ये सब परमिसिबल आप कह सकते हो, परमिसिबल ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। परमिसिबल ऑर्बिट्स हैं जिसमें वो रह सकता है, इसके अलावा कोई भी ऑर्बिट है उसमें नहीं रह सकता। आपको याद होगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे जो कि ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन सब में वो रहता नहीं है, वो सब में नहीं रह सकता है ना। वो एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, बोर्स वाला, ठीक है। तो जब इसके पास वो घर ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। तो अगर अब सवाल पूछा जाए कि 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर हाइड्रोजन एटम पे ग्राउंड स्टेट में गिराया जाए तो बताओ वो कहाँ, वो उसका क्या होगा? तो उसका जवाब होगा कि वो एटम एक्साइट नहीं होगा। एटम के एक्साइट होने के लिए दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही आपको क्या करना पड़ेगा? फोटोन, उतनी एनर्जी का फोटोन आपको गिराना पड़ेगा, तभी होगा। तो यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे नो एक्साइटेशन, ठीक है। और इसी क्रम में एक बात मैंने और बताई थी, अगर 13.6 इसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है, एक बार उसको भी देख लो। 13.6 इसकी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप फोटोन गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। 13.6 देने पर कुल एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है। लेकिन अगर 13.6 से ज़्यादा दिया तो क्या होगा? जैसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज तो हो ही जाएगा, एटम आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, लेकिन 13.6 से ये बाकी 1.4 में बचेगा। दैट विल, ठीक है, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। वो जो बाकी एनर्जी बची वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या देखते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये सारी बातें हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हो गई। अब हम लोग जानेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। एमिशन स्पेक्ट्रम में मेरे भाई क्या होगा, जो गैस ने या जो एटम्स हैं, जो एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, जो एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, उस एनर्जी को अब वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा। आपको पता है, ठीक है, कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है वो वहीं पे रहता नहीं, वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। उसके बाद वापस जिस स्टेट से वो गया था उसी स्टेट में उसका ट्रांजिशन हो जाता है ना। सोचिएगा ध्यान से, जब वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर स्टेट में छलांग लगाई, अब उसमें ऐसा नहीं कि परमानेंटली रह जाएगा, उसका परमानेंट घर कौन सा है? जहाँ से वो एक्साइट हुआ है वो टेम्परेरी घर है, उसमें वो केवल कितने समय तक निवास करता है? केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक निवास करता है। उसके बाद वापस वो लौट आता है जहाँ से चला था, है ना। जहाँ से चला तो वही उसका असली घर होता है, वहीं पर वो लौट आएगा, ठीक है। तो वो स्थिति अगर ठहरने का छोटा सा समय था उनका, वापस ये चला आएगा, ठीक। तो अब जरा सोचो, एमिशन स्पेक्ट्रम इसी तरीके से बनता है। तो पहले एटम एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन्स, जिससे वो किसी हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। उसके बाद वो 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरेगा और वापस जहाँ से चला था, ग्राउंड स्टेट से चला था, वापस वो उसी स्टेट में लौट आएगा। लेकिन जब लौटेगा मतलब हाई एनर्जी एक्साइटेड लेवल से किसी लोअर लेवल में जब वो जाएगा, तो उसके पास जो एक्सेस एनर्जी होगी उसमें से वो क्या करता है? फोटॉन के फॉर्म में बाहर निकाल लेता है। तो जो फोटॉन के फॉर्म में वो बाहर निकालेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी आपको,
उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ अपीयर होगी वही क्या है, वो जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम मेरे भाई है। ठीक है, वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो चलो देखते हैं यही n बराबर 4 से जब वापस आएगा तो क्या होगा। अच्छा देखो एक बात और जरा सोचो, मैं यहाँ पे बराबर गैप नहीं देता, यहाँ पे जब मैं एनर्जी लेवल बना तो बराबर गैप नहीं था। इसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आप देखो ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो दोनों लेवल का, जैसे ये इसका बीच का डिफरेंस कम है, इसका ज़्यादा है और इन दोनों का सबसे ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ये आप देखो नॉन यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो देखो आप ये क्या है, n बराबर 1 है, ये 4 है, सॉरी 3 2 और ये ग्राउंड स्टेट ऐसा कुछ है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेके वो कहाँ पहुँच चुका है, वो यहाँ पहुँच चुका है एक्साइटेड, ये इसी को मैं बना रहा हूँ। उसके बाद 12 पॉइंट कितना गया, 12.09 का लेके वो इस स्टेट में पहुँच चुका है। ठीक है, और 12 पॉइंट कितना 75 का लेके वो यहाँ पहुँच चुका है। ठीक है, वो अब यहाँ पहुँच चुका है, मान लो यहीं तक मैक्सिमम ट्रांजिशन हुआ है। अब जरा सोचो, अब ये क्या करेंगे, सब के सब ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। तो जब सब के सब ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, समझिएगा ध्यान से, जब सब के सब ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि उनका असली घर कौन सा है, ये ग्राउंड स्टेट GS, ये इनका ग्राउंड स्टेट असली घर यही है। अब यहाँ पे 10.-8, 12.-8, 10.-8। ठीक है, अब याद रखिएगा हम लोग किसकी बात करें, एक बल्क की बात करें, ढेर सारे एटम्स हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, हाँ हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ढेर सारे एटम्स हैं ना, तो कुछ इसमें एक्साइट हुए हैं, कुछ इसमें एक्साइट हुए, कुछ इसमें एक्साइट हुए। तो जैसे मैं n बराबर 4 तक मान लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो ठीक। अच्छा, वहाँ पर आने से पहले मैं एक यहाँ पे चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मान लो मैक्सिमम ट्रांजिशन n बराबर 4 तक हुआ है, तो मुझे बताओ कितने लाइन्स मिसिंग हुए यहाँ पे, इस वाले केस में 3 लाइन्स आर मिसिंग, 3 लाइन्स मिसिंग होंगी। तो आप दूसरे भाषा में इसको कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे कितनी आई एमिशन में, 3 आ गई। ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया क्या होता है ना, जब हायर एनर्जी लेवल में गया इलेक्ट्रॉन तो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आने पर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकालेगा, तो उस फोटोन की एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, जो अपीयर होगा स्पेक्ट्रम में, वही क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो देखो ये वाला यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, जब यहाँ से आएगा तो ये क्या करेगा बताइए, एक फोटोन बाहर निकालेगा, और कितने का फोटोन बाहर निकालेगा, जितने का इसने एब्जॉर्ब किया था। कितने का एब्जॉर्ब किया था देखो जरा, ये इसने किया था एब्जॉर्ब 10.2, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन बाहर निकालेगा। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ हमको मिलेगी। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, अब जरा सोचो, वो यहाँ पर आया, ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितने एनर्जी का फोटोन बाहर निकालेगा बताइए, जितने एनर्जी का इसने एब्जॉर्ब किया था 12.09 का, तो ये क्या करेगा 12.09। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन देखो इसको क्या लगेगा, अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, इस इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, या वो इसके नीचे भी घर अवेलेबल है, पहले इस घर में कूदेगा, उसके बाद इस घर में भी रहना उसको पसंद नहीं आएगा, वापस उसको लगेगा कि अपना घर तो अपना ही घर होता है। ठीक है, तो वापस अपने ओरिजिनल घर में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसमें एक्साइट हुआ था, एक तो है कि उसको तुरंत घबराहट हुई कि नहीं मैं जहाँ से आया तो वहीं ठीक था, भाग गया उसमें। दूसरा, इसके मन में लालच आएगा तो कहेगा कि एक नीचे भी तो घर, एक बार उसमें ट्राई कर लेते हैं। जब इस घर में वो जाएगा तो इसको अच्छा नहीं लगा, ये भी यहाँ पर लगा कि नहीं मेरा जो पुराना घर था वही अच्छा है। ठीक है, तो पहले इसमें से इसमें आया, 10.10 पावर -8 सेकंड तक इसमें रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए इन दोनों के डिफरेंस के बराबर उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, इसमें आया, लेकिन इसमें भी पसंद नहीं आया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन किस में चला आया, इसमें आ गया। कहोगे सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ढेर सारे एटम्स है, तो हर एनर्जी लेवल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके, तो एक फोटोन यहाँ पे वो इसने एमिट किया। ठीक है, तो एक 10.2 का तो करा, ठीक है, और ये भी इसने किया, तो ये भी 10.2 का होगा। ठीक, और ज़रा ये बताओ कितने का होगा, ये वाला, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ सारा डेटा, 3.4 और 1.51, 3.4 और 1.51, कितना यही है ना, 3.4 और 1.51। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 9, और ये कितना होगा, 13 में से 5 गया
8, 1.89 का ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेशन चेक करना, मतलब डिफरेंट आएगा। 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये बचा, ये वाला बचा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक्साइट हुआ तो ये वापस चला आएगा यहीं पे। जब यहाँ पे ये वापस आएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जब वापस आएगा तो कितना एनर्जी का फोटॉन लेके गया था बताइए, 12.75 का। तो 12.75 का फोटॉन ये बाहर निकाल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद इसके मन में भी लालच, ये सोचेगा कि यहाँ से यहाँ ना जाके कैसे चले जाए, एक बार इसमें उतर जाए, ये भी तो घर है नीचे, तो इसमें जाना चाहेगा। जब इसमें जाना जाएगा तो एक फोटॉन जो कि बाहर निकालेगा, कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, फिर से वही लॉजिक, ढेर सारे एटम्स हैं, इसमें आएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करना, थोड़ा लंबा हो रहा है टॉपिक। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1.51 और 0.85 का। ठीक है, 1.51 और 0.85 का डिफरेंस देख लेते हैं। क्या 6 गया ये, या 6, तो 0.66। ठीक है, तो 0.66। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.66। ठीक, ठीक है, तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटॉन एमिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गया तो फिर इसको लगेगा यहाँ तो ठीक नहीं, तो इसके मन में एक और लालच, ये कहेगा यहाँ से अच्छा है ना कि इसमें से इसमें चले आए, तो फिर इसमें से इसमें आ सकता है वो। ठीक है, एक तो डायरेक्टली आने का इसके पास रास्ता, एक बार इसमें कूदे, फिर इसमें कूदे, फिर इसमें कूदे, तो इसमें से इसमें कूदेगा, तो वही इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 1.89। फिर इसमें से इसमें कूदेगा कितना, 10.2 का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन बाहर निकालेगा। क्या आप सोचो और कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता और है। ये सोचेगा कि ये नज़दीक है, इसमें ना चल के डायरेक्ट इसमें ट्राई करते हैं, तो इसमें ट्राई कर सकता है, उसके बाद फिर वापस इसमें से इसमें आएगा। तो ये तो 10.2 हुआ, और इसमें से n बराबर 4 से n बराबर 2 में एक नया फोटॉन निकलेगा, तो n बराबर 4 और n बराबर 2 का जो डिफरेंस होगा, देखो n बराबर 4 और n बराबर 2, 3.4 और 0.85। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पे फोटॉन बाहर निकलेगा। अब देखो बहुत हाच पौच हो गया भाई, ये सर पता नहीं क्या बता दिए, लेकिन समझना तुम्हें इसी से है। तो फाइनली जो बातें निकल कर आई, देखो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, देखिएगा। जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुल कितनी लाइंस मिसिंग थी, 3 लाइंस मिसिंग थी। इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुल 3 लाइन मिसिंग थी। ठीक है, तो 3 लाइन मिसिंग थी, मतलब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना आया, 3 आया। ठीक है, 3 अलग अलग लाइंस, 3 अलग अलग वेवलेंथ की लाइन मिसिंग थी। चलो इसमें देखो क्या हुआ, इसमें जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद ही हमेशा एमिशन होगा, ये नहीं कि पहले एमिशन होगा, पहले एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद एमिशन होगा। पहले इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद ही वो लोअर एनर्जी में आने के बाद एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो समझो भाई। तो अब जरा देखो कितने डिफरेंट हुआ है। 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिसिंग थी, तो क्या वो तीनों के तीनों इसमें अवेलेबल हैं? कौन कौन सी, देखो 3 स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी मिसिंग थी, देखो कौन सी मिसिंग थी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्डिंग और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्डिंग। तो 10.2 वाला है, देखो मैं टिक कर रहा हूँ, ये है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, 12.0 वाला सर ये भी है, और कौन सा 12.75 वाला, देखो जब डायरेक्ट इसमें से इसमें आया तो ये भी है। ठीक है, तो देखो अब क्या यहाँ से रिजल्ट निकला, पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये निकल के आ रहा है। अब देखो ट्रू या फॉल्स में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जो लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी, क्या वो डेफिनेटली एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी, अपीयर होंगे? तो उसका जवाब हाँ है कि नहीं। देखो जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन यहाँ मिसिंग था वो तीनों इसमें अवेलेबल है कि नहीं, तीनों अवेलेबल हैं। ठीक, तो आप क्या करोगे, देखो दोनों तीनों टिक किया, 1, 2 और 3। ठीक है, तो लाइंस which are missing in absorption spectrum will definitely ठीक है। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि इतनी सारी बातें एक साथ मैंने कर दी, एक बार और याद दिला रहा हूं कि ये
क्या है, ढेर सारे एटम्स हैं, एक एटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और जो मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी एनर्जी है ना, केवल एक सिंगल फोटोन नहीं है, सिंगल फोटोन की एनर्जी नहीं है, ढेर सारे फोटोन, अलग फोटोन की एनर्जी है। तो मैक्सिमम 4 तक मान लो एक्साइट हो, हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो लाइंस विच आर मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विल डेफिनेटली अपीयर इन व्हाट, एमिशन स्पेक्ट्रम। ट्रू और फॉल्स, बताइए ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, आपके सामने मैंने प्रूफ किया पूरा, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, क्या है, ट्रू, सत्य है, ये सत्य वचन है, ठीक है। अब इसका उल्टा सोचते हैं, इसका उल्टा सोचते हैं, जरा सोचो इतने कितने ट्रांजिशन में दिखाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितनी लाइंस निकली, देखो कुल 10 ट्रांजिशन दिखाया है। जब n बराबर 4 से n बराबर 1 में आया तो कुल कितने ट्रांजिशन यहाँ दिखाया है, 10। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कुल कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स में हमको अपीयर मिली एमिशन स्पेक्ट्रम में, कहोगे सर 10, गलत जवाब, 10 नहीं होगा, 6 होगा। इसमें से बहुत सारी तो मैच एक ही एग्जैक्टली सेम है ना, देखो अलग अलग, भाई स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या अलग अलग वेवलेंथ क्यों नहीं चाहिए, देखो एक तो 10.2 का हुआ, 12.09 का, 1.89, 3 हो गया, ठीक है। अब ये देखो चौथा 10.2 सेम हो गया, तो ये अलग थोड़ी स्पेक्ट्रल लाइन, वो तो सेम हुई ना, वो तो सेम, अलग वेवलेंथ की तो हुई नहीं, सेम हुई। तो अलग अलग डिफरेंट एनर्जी के डिफरेंट वेवलेंथ के n बराबर 4 से n बराबर 1 में जो ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। तो कुल कितनी लाइंस मिले डिफरेंट एनर्जी की, डिफरेंट वेवलेंथ के, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के। देखो एक डेटा लिखा है 1 2, ठीक है, 3 ये सेम हो गया, ठीक, ये 4 देखो ये सेम हो गया, ये 5 ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, और ये 6, ठीक है। तो कुल कितने अलग अलग हैं, 6। आपके सामने डेटा लिखा है 12.2 का, 12.01 का, ठीक है। 10.2 तो वही कॉमन हो गया, 1.89 डिफरेंट 3 हुआ, ये डिफरेंट 4 हुआ, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये अलग हो गया 5, ये डिफरेंट हो गया 6, फिर ये सेम हो गया। तो कुल कितनी स्पेक्ट्रम लाइन्स निकली यहाँ पे बताओ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ये कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब सवाल ये कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में हैं, जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम में अपीयर हो रही हैं, क्या वो सब के सब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग थी, हाँ या ना। सवाल फिर सुनो कि जो भी लाइन, द लाइंस विच आर अपीयरिंग इन एमिशन स्पेक्ट्रम, क्या वे मिसिंग थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, सब की सब, बोलो सही या गलत। तो इसका जवाब होगा गलत। तो सब की सब मिसिंग नहीं होंगी। देखो 3 ही मिसिंग थी, लेकिन जो अपीयर हुई कितनी, 6 अपीयर हुई। उल्टा सही है कि जो मिसिंग होंगी वो डेफिनेटली एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखेंगी उसी वेवलेंथ की, लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रम में जितनी भी अपीयर हो रही वो सब के सब मिसिंग रही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। 3 ही मिसिंग थी और निकली कितनी, 6, लेकिन जो 3 थी वो इसमें मौजूद है। समझ में आया कि नहीं। तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर हो रही है एमिशन स्पेक्ट्रम में, वो सब के सब मिसिंग रही होंगी, वो कोई जरूरी नहीं है। तो आप क्या कहोगे, all the lines appearing in emission spectrum were missing in absorption spectrum, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, तो इसका जवाब क्या होगा, ये फॉल्स है। आपके सामने मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या है, फॉल्स है। समझ में आया बात कि नहीं। ये इस तरीके की सारी बातें हो गई। अब यार एक बात बताओ, क्या इसी तरीके से बार बार काउंट करोगे आप, क्या इस प्रकार आप बार बार काउंट करके बनाओगे तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से आपको, हालांकि फीलिंग तो आनी चाहिए, नो डाउट, आपको फीलिंग आनी चाहिए, नो डाउट, कि कौन किस में कैसे ट्रांजिशन हो रहा है अलग अलग, लेकिन बार बार इस तरीके से लिखना, डेटा लिखना, फिर इस तरीके से चेक करना, थोड़ा सा, ठीक है, आप इसमें अनकंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। लेकिन बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, अब एक फार्मूला हम लोग लिखेंगे जिससे डायरेक्टली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो क्या है, नंबर ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम when electron jumps from higher orbit n बराबर n to ground state। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n बराबर 1। जब n से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आती है n बराबर n माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो अगर मैं कह दूं n बराबर 4 से n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट, अभी आपके सामने 6 डिफरेंट लाइन आई थी, अभी आपके सामने 6 डिफरेंट लाइन आई थी, तो देखो आ रहा है कि नहीं, रखो तो n बराबर क्या होगा 4 माइनस 1/2 कितना है 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन नहीं हुआ, किसी और स्टेट में ट्रांजिशन हुआ है, अब पूछा जाए कि बताओ कुल कितने निकलेंगे। अब याद रखिएगा फॉर्मूला किसके लिए बताओ। ठीक है, ये सब जो फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं उसमें क्या, ये आपका एक सैंपल ऑफ एटम्स है। ठीक है, ढेर सारे एटम्स के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिंगल एटम की बात करें, ढेर सारे एटम्स हैं। ठीक, इसी तरीके से इफ ट्रांजिशन इज फ्रॉम n बराबर n2 हायर एनर्जी लेवल से n बराबर n1 लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस इन इस, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इस, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये होता है n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 अपॉन 2, ये हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गई। ठीक है, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस n1 अपॉन 2, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हमारी निकल कर आ गई। ठीक है, तो ये सब वही फॉर्मूले से निकल कर आया है, मतलब इसको उस तरीके से बनाया गया फॉर्मूला। ठीक, तो आपको याद तो रखना ही चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो इतनी बातें मैंने मेहनत की आपके सामने वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो एक लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, और ये जो दो फॉर्मूले बताए उसमें बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, याद रखिएगा, और ये एमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। जैसे देखो आप इस फॉर्मूले को देखो, जैसे अगर मैं कह दूं, ठीक, मैं कह दूं 1 2 3 हुआ, ये n बराबर 3, 4 5 6 7, ये n बराबर 7। मैं कह दूं n बराबर 7 से n बराबर 3 में ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, 7 से 3 में ट्रांजिशन हुआ, तो इस फॉर्मूले से बताओ कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगे। तो 7 माइनस 3 प्लस 1, 7 माइनस 3 अपॉन 2, जरा जोड़िए कितना आएगा, तो हो जाएगा 7 माइनस 3 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 4 20/2, कुल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी 10। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट n बराबर n से n बराबर 1 वाला जो फॉर्मूला था, n इंटू n माइनस 1 बराबर 2/2, n माइनस 1/2 से भी निकाल सकते हो। कैसे, तो इसमें से इसमें ट्रांजिशन हुआ है तो इसको क्या मान लो, n बराबर 1 मान लो, यहाँ से इसको रेफरेंस मान लो, इसी को क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। तो ये 1 है तो 2 3 4 5, तो ये क्या बनेगा, n बराबर 5 बन जाएगा। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ जिसमें ट्रांजिशन हुआ फाइनली, इसको मैं n बराबर 1 मान लूँ, तो जिसमें से ट्रांजिशन हुआ उसकी काउंटिंग करो, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5, अब लगा दो n बराबर क्या, हमने अगर 1 मान लिया तो n माइनस 1/2, देखो यहाँ से भी निकल आएगा कितना 5 माइनस 1/2 कितना आ गया 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो एक फॉर्मूला रखोगे याद तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ओके गुड। अब देखो ध्यान से समझो, एक और मैं सवाल तुमसे पूछता हूँ। ठीक है, एक और बढ़िया सवाल कर लेते हैं इस पे। सवाल देखो कुछ ऐसा इस बार है, जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल से डिफरेंट, ठीक है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल से, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है, और ये कितना था आपका 13.6 था माइनस, और ये कितना था 0.51 था ना, 0.85 सॉरी,
0.85, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमने भी निकाला था, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आया था, 12.75 आया था सर ना, हाँ 13.6 और ये -0.85, तो 10 इतना हुआ, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आया था बताइए, निकाल लेंगे ना। इसका जो डिफरेंस आया था 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, ठीक। अब क्या हुआ समझिएगा, अब क्या हुआ कि ये एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, क्या है ये, सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है। अब हम लोग सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। तो अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक फोटॉन गिराया गया है, एक पुंज गिराया गया है, एक बीम गिराया गया है, ठीक है, और कितने, ये हमारा मालूम एनर्जी रेडिएशन है, ये रेडिएशन ऑफ एनर्जी, केवल एक सिंगल एनर्जी इसमें है, सिंगल वेवलेंथ है, वो कितनी है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझिएगा ध्यान से, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन इसके ऊपर गिराया गया, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, याद रखिएगा, सिंगल हाइड्रोजन एटम है, एक एटम केवल, इसके पहले हम लोग ढेर सारे एटम की बात कर रहे थे, एक एटम। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है, क्वेश्चन आपका है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड दूसरा बताना है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये दो बातें आपको बतानी है। थोड़ा सा सोचिए आप इसके बारे में, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। अब देखो, जब एक ही एटम है, जब एक ही एटम है और सिंगल, ठीक है, एक ही एटम है और सिंगल वेवलेंथ की एनर्जी गिराई गई, सिंगल वेवलेंथ की 12.75, तो जो भी एक, इसका अगर एक एटम है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में। सोचो यार, जब एक ही एटम है मेरे भाई, तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी का फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके किस में जाएगा, n=4 में जाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले और चौथे का जो डिफरेंस है 12.7 है, तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो केवल यही लाइन अपने को मिसिंग मिलेगी कि नहीं, जब एक ही एटम है, एक ही एनर्जी का फोटॉन इसके ऊपर गिरा, तो केवल एक ही लाइन मिसिंग मिलेगी। तो पहले का जवाब क्या होगा बताइए, पहले का जो जवाब होगा 1 लाइन, केवल एक ही लाइन मिलेगी। अब दूसरे का जवाब देखते हैं, दूसरे का जवाब देखते हैं कितना होगा। तो अब ये वापस आएगा, अब ये जब ये वापस आएगा, सोचो जब ये वापस आएगा 4 3 2 1, जब ये वापस आएगा मेरे भाई, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए। नहीं आया समझ में, सोच के देखो कैसे कैसे आ सकता है, डायरेक्ट आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे से ऐसे आए, कुछ भी हो सकता है ऐसे, फिर यहाँ जो कि, ठीक है। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ बातें हो सकती हैं। अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेंगी। याद रखिएगा, एटम एक ही है, तो आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर, बेसिकली क्या पूछा जाए, दूसरा पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो एमिशन स्पेक्ट्रम में हो सकती हैं। तो देखो मैक्सिमम कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्ट आए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ठीक है, यही दो तरीके हैं ना। एक ही एटम है या एक ही इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, तो कैसे कैसे ट्रांजिशन कर सकता है, इसमें आए डायरेक्ट, या पहले इसमें जाए, फिर इसमें जाए, फिर इसमें जाए। तो अगर डायरेक्ट आएगा तो केवल एक लाइन मिलेगी, इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो 3 लाइन मिलेंगी, या उसके बाद ऐसे जाए फिर ऐसे आए। क्या यही 3 पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये। अब बताओ, अब क्या और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ से यहाँ तक आने के, स्टेप वाइज? कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्या हो सकता था, यहाँ से आए फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाए, n=4 से 3 में आए, फिर डायरेक्ट n=1 में। चौथी पॉसिबिलिटी वो थी, उसमें 2 लाइन्स मिल रही थी, इसमें भी 2 लाइन्स मिल रही हैं, इसमें 1 लाइन, और ये जो स्टेप आप देख रहे हो इसमें ही 3 लाइन मैक्सिमम मिल रही हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, मैक्सिमम। ये वाला गलत है, मैक्सिमम निकालना है, ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। कौन सा सही होगा, ये वाला। तो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल सकती हैं, केवल 3 लाइन्स मिल सकती हैं। क्यों, क्योंकि एटम सिंगल है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो मैंने फार्मूला बताया, उस फार्मूले में, जो मैंने फार्मूला बताया मेरे भाई समझिएगा, जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले में
उस फार्मूले में एटम्स क्या थे, ढेर सारे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एक सिंगल एटम की बात कर दिया जाए तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक आखिरी बात, अगर मान लो ये मोनोएटॉमिक, सॉरी ये जो कि आपका मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ ना हो, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ ना हो, इसमें ढेर सारी एनर्जीज होती, इसमें ढेर सारी एनर्जीज होती, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होता, सोचिए। तो भी बात है, लेकिन एक ही एटम है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ढेर सारे एटम्स होते तो क्या होता, अगर ढेर सारे एटम्स होते तो क्या होता, फिर से वही केस बन जाता, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आती, 3 होती, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम कितना होता, 6 होता, ठीक है। तो समझ में आया ना कि सिंगल एटम होने से क्या होगा, और ठीक है, जो अगर ढेर सारे एटम होंगे तो क्या होगा। तो उम्मीद है जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक। थोड़ा सा टॉपिक कठिन था, कठिन क्या था, इतनी चीज़ें आपको बुक्स में लिखी हुई मिलती नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। आपको करना क्या है, जो बात बताई स्टेप वाइज उसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो बातें बोली उसको समझना है, नोटबुक पे लिखना है, सारी चीज़ों को बनाना है। जब अपने हाथ से आप बनाओगे चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने से बनाओगे, सोचोगे उस समय जो मैंने बोला उसके बारे में सोचोगे, ये सब चीज़ें आपको बहुत 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 आसान लगेंगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।